हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि पहले आप जाकर मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, जिससे कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर समझ में आएगा। आज हम बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस के क्लास में हैं, ठीक है। तो ये पहला क्लास है मैट्रिसेस का, जिसमें कि हम समझेंगे उसका बेसिक्स। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस का डेफिनेशन। तो ये मैट्रिक्स के डेफिनेशन के लिए हमने 3 शब्दों का यहां पर प्रयोग किया है। वो है डायमेंशन, दूसरा है ऑब्जेक्ट्स और तीसरा है एरे, ठीक है। क्या है? डायमेंशन, ऑब्जेक्ट और एरे, ठीक। अब हम ये 3 वर्ड्स को जोड़ेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। ये जो डायमेंशन होता है, ये 1 डायमेंशन भी होता है, 2 डायमेंशन भी होता है और 3 डायमेंशन भी होता है, ठीक है ना। 3 डायमेंशन की हम यहां बात नहीं करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स में हमारा उतना अभी यूज नहीं है। तो हम खाली 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशन क्या होता है? ये 1 डायमेंशन जो होता है वो होता है लाइन। लाइन जो है वो एक 1 डायमेंशन, ठीक है। अगर एक रेक्टेंगल लेंगे तो ये है हमारा 2 डायमेंशन फिगर, ठीक है। ये है 2 डायमेंशन फिगर। क्यों ये 2 डायमेंशन है? क्योंकि हमको 2 एक्सिस चाहिए, 2 एक्सिस का एक प्लेन चाहिए, जिसमें कि हम ये रेक्टेंगल या एक क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज हम उसमें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। एक चतुर्भुज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 एक्सिस चाहिए। 2 एक्सिस के बिना चतुर्भुज बनेगा ही नहीं, ठीक। ये जो रेखा है वो एक एक्सिस से बन सकती है। ये 1 डायमेंशन है। आया समझ में? तो ये आप समझ गए। आप यहां पर 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन में और देखिए इसका 2 डायमेंशन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा इसका ब्रेड्थ, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, जो कि हाइट है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या? 2 क्या हो गया इसके? इसका एक ब्रेड्थ हो गया और इसका एक हाइट हो गया, इसकी चौड़ाई और एक इसकी ऊंचाई, ठीक। तो ये 1 डायमेंशन में खाली इसका क्या होगा? लंबाई, लेंथ। आया समझ में? तो ये है डायमेंशंस। अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स के पास, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये तो वस्तु है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या है? एक वस्तु। ये लाइन ही एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये लाइन एक ऑब्जेक्ट है। अगर इसको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना है लाइन को, तो क्या करेंगे? मैं ऐसे मिटाना चालू करता हूं, तो ये बन गया 5 लाइन। तो ये हो गया मेरे 5 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये क्या है? 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक एक लाइन। और ये हो गया मेरे 5 ऑब्जेक्ट्स। अगर मान लो मेरे को रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट्स बनाना है, तो ये रेक्टेंगल, उसके बाद तो ये बन गए मेरे 4 रेक्टेंगल्स। ये 4 रेक्टेंगल क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट्स और एक एक ऑब्जेक्ट क्या है? रेक्टेंगल।
तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसका प्लूरल। यहाँ पर जो भी फिगर्स हमने ड्रॉ किया है उसका जब प्लूरल कर देंगे, ठीक है ना, एक से ज्यादा कर देंगे, तो वो सब आ जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी आ सकता है, टॉल्स, ठीक है ना, डॉल्स, और उसके बाद आपका कुछ भी चीज, यूटेंसिल्स, कुछ भी चीज आ सकता है अपना ऑब्जेक्ट्स के नीचे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है ना, और ये ग्रुप है। अब समझते हैं कि एरे क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट्स हमने क्या समझा था कि ये ग्रुप होता है। ग्रुप को जब हम शिष्ट तरीके से रखते हैं, ठीक है ना, जब हम एक ग्रुप को शिष्ट तरीके से रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम एरे। अब ये शिष्ट तरीका कैसा होना चाहिए? ये शिष्ट तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि मुझे नंबर ऑफ रोज और मैं नंबर ऑफ कॉलम्स का गुणा करूं तो मुझे उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाने चाहिए, ठीक है। क्या करूं मैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का जब मैं गुणा करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए कि उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे एरे, अगर वैसा चीज का पता चल जाता है तो। जैसे कि यहां पर कितने रोज हैं, ये एक रो है और ये एक रो, दो रो हो गया। कॉलम, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, दो कॉलम, दो रो दो कॉलम, तो 2 गुणा 2 4, तो 4 ऑब्जेक्ट है, तो ये बन गया मेरा एक एरे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक और रेक्टेंगल यहां बना देता हूं, क्या इसको एरे बोल सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि इसमें अगर हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का गुणा करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो इसलिए हम उसको एरे नहीं बोलेंगे, इसमें कोई शिष्टता नहीं है। शिष्टता का मापदंड क्या है कि m क्रॉस n, m जहां की नंबर ऑफ रोज और n जहां की नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जब हम ये दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है, ठीक है। हमें यह पता लगना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है, तो उसे हम कहते हैं एरे, ठीक। तो ये जब 5वां मैंने ऐड किया तो ये एरे नहीं बनेगा, बल्कि ये ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, तो एक ग्रुप है, एक ग्रुप में आप कुछ भी डाल दो, वो सारे क्या बन जाएंगे, हमारे ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स में कोई शिष्टता या कुछ जरूरत नहीं है, जस्ट एक ग्रुप है, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स के पास। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है? तो एरे जो है ये शिष्ट रूप से एक ऑब्जेक्ट्स को लिखने का तरीका है और रखने का तरीका है। लिखना ही नहीं, रखने का भी तरीका है। पेड़ को रखने का, गुड़ियों को रखने का, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है, जब ये ऑब्जेक्ट्स नंबर बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। एरे में जब ऑब्जेक्ट एक नंबर बन जाता है, एक संख्या बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। आया समझ में? तो अब हम पीछे से चलते हैं, ठीक है ना, पीछे चलते हैं और हम कनेक्ट करते हैं ये सारी चीजों को। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक ऐसा चीज है जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो है नंबर, ठीक है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट क्या है, नंबर। एरे में ऑब्जेक्ट क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स है। अब एरे क्या है? एरे m क्रॉस n की शिष्टता को दिखाता है। m क्रॉस n की शिष्टता को दिखाता है, जहां की m जो है नंबर ऑफ रोज है और n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m क्रॉस n ऑब्जेक्ट्स अगर किसी उस m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स में रखा गया है तो उसको हम बोलते हैं एरे। ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स यहां पर जो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट रखे हैं उसका बहुसंख्यक है, ठीक है ना। ये जो डायमेंशंस हैं, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स,
उसका बहुसंख्यक को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। आया समझ में? तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स की परिभाषा है कि ये एक एरे है जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एक नंबर है। ठीक, तो यही है मैट्रिक्स की परिभाषा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि कैसे इन संख्याओं को हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो हम इसका क्या करेंगे, अभी एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है ना, कि एक मैट्रिक्स को हम कैसे दर्शाते हैं। तो देखिए ये मैट्रिक्स में कितने नंबर हैं, 3, 3 6, 3 9 और 3 12, 12 नंबर हैं इसमें। ठीक है, इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं? ये बन गया फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ रो। ये बन गया हमारा फर्स्ट कॉलम, ये बन गया हमारा सेकंड कॉलम और ये बन गया हमारा थर्ड कॉलम। ठीक, अब रो और कॉलम में भिन्नता दिखाने के लिए हम 1 के पहले रख देंगे यहां पर R, यहां पर R, यहां पर भी R और यहां पर भी R। तो R का मतलब है कि हम बता रहे हैं कि वो रो कौन सा है, और यहां लगा देंगे C, जिससे कि हमें कॉलम का पता चलेगा। ठीक है, तो ये 4 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, एक मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से सीमा दर्शाते हैं। ठीक है ना, इसकी सीमा को हम स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाएंगे और उसके अंदर ऐसे नंबर्स लिख देंगे। ठीक है ना, अब इसमें 4 रो है और 3 कॉलम है, तो 4 गुणा 3 12, 12 इसमें नंबर्स हैं। आया समझ में? चलिए अब उस तरफ चलते हैं। ये सारे पूरे मैट्रिक्स को हम एक अल्फाबेट से दर्शाएंगे, वो है ए। वो अल्फाबेट क्या है? ए। ये कुछ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है ना, एक दर्शाने का तरीका है। अगर बी रहेगा तो हम बोल देंगे मैट्रिक्स बी, अगर सी रहेगा तो हम बोल देंगे मैट्रिक्स सी, और यहां पर यह है मैट्रिक्स ए, क्योंकि हमने ए से दर्शाया है। अब यहां पर हमने लिखा है m क्रॉस n। ये m क्रॉस n जो है ये है साइज, ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स का साइज है। 2 डायमेंशंस क्या क्या है इसमें? एक है नंबर ऑफ रोज और एक है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो m क्रॉस n जो है वो क्या है? वो इसके साइज को दर्शाता है, मैट्रिक्स के साइज को। तो यहां पर m क्रॉस n का मान कितना हो जाएगा? m क्रॉस n का मान हो जाएगा 4 गुणा 3, 4 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा A 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। आया समझ में? तो ये है कि कैसे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर बारीकी से चलते हैं। तो अब हम देखते हैं एलिमेंट्स को। ये है 1, ये 2, ये 3, फिर 3 4 5 5 6 7 7 8 9। तो इसमें ये 12 नंबर्स हैं। हर एक नंबर को हम A I J के रूप में लिखेंगे। ठीक है, हर संख्या को या हर नंबर को हम क्या लिखेंगे? A I J के रूप में लिखेंगे, जिसमें कि I बताएगा कि उसका रो नंबर कितना है और J बताएगा कि उसका कॉलम नंबर कितना है। ठीक है,
ये IJ के जगह में LM भी हो सकता है, MN भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने यहां पर जेनरिक नोटेशन दिया है IJ, और मैट्रिक्स हमारा A है तो इसलिए हमने लिख दिया A। अब देखते हैं, जैसे कि यहां 4 है, ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का एड्रेस क्या होगा इसमें, 4 का एड्रेस ये होगा कि ये दूसरे रो और दूसरे कॉलम में है, तो I का मान 2 और J का मान 2, ठीक है। तो 4 का एड्रेस क्या हो जाएगा, A22, ठीक। ये 6 देखते हैं अब, 6 का एड्रेस क्या होगा, 6 तीसरे रो में है और दूसरे कॉलम में, I का मान 3 और J का मान 2, ठीक। तो ये बन गया A32, 6 क्या बन गया हमारा, A32, ठीक है। तो ऐसे हम हर एलिमेंट को दर्शाएंगे, ऐसे हम हर एलिमेंट को दर्शाएंगे। तो ये AIJ जो है वो एक एलिमेंट का एड्रेस देने का काम करता है। जैसे कि अगर मैं इसमें बोलता हूं 3, तो 3 बोलूंगा तो इसमें 2 3 हैं। अगर मैं 5 बोलता हूं तो यहां पर कितने 5 हैं, 2 5 हैं। तो किस 5 को मैं बोल रहा हूं, तो मैं स्पेसिफिकली बोल नहीं सकता कि मैं इस 5 की बात कर रहा हूं या इस 5 की बात कर रहा हूं, अगर मैं 5 बोलता हूं तो, ठीक है। वही अगर इस नोटेशन से बोलता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस 5 की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं A31, तो इसका मतलब मैं इस 5 की बात कर रहा हूं। A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं इस 5 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, AIJ से हर एक स्पेसिफिक एलिमेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है ना, हर एक स्पेसिफिक एलिमेंट को दर्शाते हैं हम, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि ये AIJ जो है ये दर्शाने के सिवाय और किस काम के आता है, ठीक है। ये IJ जो है ये दर्शाने के सिवाय और किस काम को आता है। अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन करना है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशन करना है, हम समझेंगे कि क्या है, तो उस समय इसका उपयोग करते हैं स्टेटमेंट लिखने के समय, ठीक है। जैसे कि स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अभी जैसे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों का जैसे ये इलेक्शन होता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर म्युनिसिपल के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ, फिर वार्ड होते हैं, फिर वार्ड का कोई एक प्रमुख होता है, ठीक है। तो जैसे कोई वार्ड में कोई जीता तो प्रमुख क्या करेगा, उस वार्ड में डस्टबिन बांट देगा। दूसरे वार्ड में दूसरा प्रमुख जो है वो कुछ पतीला बांट देगा, दूध उबालने का पतीला, लो भाई, ठीक है ना। तो ऐसे हर एक वार्ड में एक एक ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। वैसे ही इसमें हर एक रो या हर एक कॉलम में एक एक ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि पूरे एंटायर रो को 2 से गुणा करना, एंटायर कॉलम को 2 से गुणा करना, या एंटायर इस दूसरे रो को 5 से गुणा करना, ठीक है। तो उस प्रकार के स्टेटमेंट्स को लिखने में ये सहायक होता है AIJ। अब देखते हैं ये कैसे सहायक होता है। तो चलिए मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं। प्रॉब्लम ये है कि पहले रो को 2 से गुणा करना है और उसको जोड़ना है। पहले रो में जितने भी संख्या हैं वो सारों को 2 से गुणा करके जोड़ना है, और बाकी जितने संख्या हैं उसको जैसे के तैसे लिखना है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो पहला रो है, इस रो को हमें 2 से गुणा करना है, तो हम देखिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करना है पहले रो को, तो हम लिख लेंगे AI1। अब हमें 3 एलिमेंट है इसमें फर्स्ट रो में, तो हमें पता नहीं कि उसका कॉलम नंबर क्या होगा, तो उसके हम दर्शा देंगे J के साथ, और सिग्मा जो होता है वो योग का चिन्ह होता है, तो हम लिख लेंगे सिग्मा J इज इक्वल टू 1 to कितना है J, 3 तक, तो 3। तो अगर हम पहले 1 रहेगा तो मतलब 2 इंटू A11 मतलब पहला, उसके बाद 2 इंटू A12 मतलब दूसरा एलिमेंट, और
2 इंटू A13, जे जो है 1 2 3 हो सकता है, जे का मान 1 से लेकर के 3 तक, तो जे का मान जब 3 हो जाएगा तो A13, सो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 हो गया हमारा पहला रो का 2 के साथ, प्लस फिर लिख लेंगे सिग्मा i इज इक्वल टू, अब जो फर्स्ट रो है उसके सारे संख्याओं का हमने योग कर लिया 2 से गुणा करके, अब बाकी जितना है उसको यथा तथा लिखना है, ठीक है ना, जैसे है वैसे ही लिखना है बाकी संख्याओं को। तो उसके लिए क्या करेंगे, रो का मान 2 से जाएगा 4 तक, क्योंकि 2 3 4 ये तीनों रोज को हमको क्या करना है, कवर करना है, तो आई का मान जाएगा 2 से लेकर के 4 तक। अब चलते हैं जे के मान के लिए। जे का मान जो है, जे का मान जो है वो 1 से लेकर 3 तक, तो जे का मान इसमें तीनों कॉलम को कवर करना है, ठीक है, ये तीनों रो में, तो जे का मान जो है 1 से लेकर के 3 तक, और यह आ जाएगा ए आई और जे। आया आप लोगों को समझ में? तो मेरा प्रॉब्लम यह था कि पहले रो को मुझे 2 से गुणा करना है और बाकी जितने भी संख्या हैं उसको जैसे के तैसे लिखना है, और सारों का क्या करना है, मुझे योग करना है, ठीक है, सारों का योग करना है। तो उसका स्टेटमेंट ऐसे, तो ये जो ए आई जे के फॉर्म में जो हम लिखते हैं वो इसमें भी सहायक होता है, ऐसे हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया अब ये हर एक संख्या का नोटेशन अगर ऐसे लिखते हैं तो उसका क्या उपयोग होता है, ठीक है। इसमें कई सारे हैं, 2 से ही नहीं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हम समझेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे डायगोनल एलिमेंट होते हैं, तो उसको अगर हमको 3 से गुणा करना है और बाकी को हमको क्या करना है, जैसे कि तैसे, या बाकियों को 2 से गुणा करना है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे अपने सेशंस में, ठीक है ना, कि कैसे इसका उपयोग करें, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये मैट्रिसेस का एप्लीकेशन क्या है, उपयोग कहां होता है मैट्रिसेस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि ये मैट्रिक्स का एप्लीकेशंस क्या है, कहां कहां मैट्रिसेस यूज होता है। तो अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या है, एक शिष्ट तरीके से संख्याओं को लिखने का तरीका है, ठीक है ना, एक शिष्ट तरीके से संख्याओं को लिखने का तरीका है, ठीक। अब जहां पर भी संख्या ज्यादा होती है वहां हम मैट्रिसेस का उपयोग करते हैं। पहला देख लीजिए, अब क्या है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का उपयोग करते हैं। जैसे कि 1 वेरिएबल इक्वेशन आपने देखा होगा, तो 1 वेरिएबल इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए, एक ही इक्वेशन चाहिए, ठीक। 1 वेरिएबल इक्वेशन के लिए उस वेरिएबल का मान जानने के लिए हमको एक ही इक्वेशन की जरूरत है, तो उस जगह में मैट्रिक्स का उतना उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि ये 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस, या 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशंस, ऐसे करके जब नंबर बढ़ता जाता है तो मैट्रिक्स का उपयोग जो है उतना ही बढ़ता जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स का उपयोग जो है उतना ही बढ़ता जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसका उपयोग होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का उपयोग होता है। हम इसको विस्तार से जानेंगे एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में, हम कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम विस्तार से जानेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि एक पॉइंट है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर उसको और ओरिजिन के एक रेखा से मैंने
बांध दिया है वो दोनों को, ठीक है ना, एक रेखा को हमने ड्रॉ कर दिया है। उसको अगर मैं थीटा से रोटेट करता हूं तो उस पॉइंट को जो मैं थीटा से रोटेट किया तो नया पॉइंट क्या बनेगा, ठीक है, नया बिंदु की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, वो सब चीज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसको भी हम उतना विस्तार से नहीं, लेकिन एक या दो प्रश्नों का हम हल करेंगे जिससे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिसेस का यूज होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में मैट्रिक्स का यूज होता है। न्यूमेरिकल टेक्निक्स में इसका मैट्रिसेस का यूज होता है। मैट्रिसेस का यूज, सारा यूज मैं यहां नहीं लिख सकता, ठीक है ना। मैट्रिसेस का यूज बहुत जगह होता है, जहां पर भी संख्याएं ज्यादा होती हैं और हमें उसको हल करना है तो मैट्रिसेस का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। मैट्रिसेस का क्या है, बहुत ही ज्यादा उपयोग है, ठीक है। तो हम सारे तो इसमें लिख नहीं सकते, तो मैंने 2-3 लिख के आपको बता दिए हैं कि ये सब भाई इसका यूज है। और ये दोनों को हम इसी क्लासेस में, मैट्रिसेस के यूनिट्स के क्लासेस में हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये यूनिट जो है मैट्रिसेस को, इसको हम कैसे कवर करेंगे। इसको हम कैसे कवर करेंगे कि आप बोर्ड लेवल की परीक्षा को हल कर सकें और आप आगे जाके और कॉम्पिटिटिव हो सकें, ठीक है, और उच्च परीक्षाओं को आप किस तरह हल कर सकें, ठीक है, उत्तीर्ण हो सकें। चलिए अब हम उसका रोड मैप देखते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे हम मैट्रिक्स इस यूनिट पे आगे बढ़ेंगे। आज तो आपको बेसिक क्लास कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आज का जो बेसिक क्लास है उसमें हम क्या समझे कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उस मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करता है हमारा बेसिक्स क्लासेस। इसके बाद हम चलेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये जो चार हैं, ये चार क्या हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लासेस हैं, जिसमें कि हम डिटेल से समझेंगे कि ये हर चीज होता क्या है, ठीक। तो पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में हम क्या समझेंगे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, ऑपरेशंस क्या होता है, जैसे कि प्लस करना, दो चीज का योग करना, दो चीज को घटाना, दो चीज का गुणा करना, ये सब ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना। योग करना, घटाना, गुणा करना, तो वो सब चीज हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में। दो मैट्रिक्स का हम योग कैसे करें, दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करें, ठीक है, आया समझ में। तो ये हम कवर करेंगे हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में। जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिसेस के बारे में ही सीखें, हम एक मैट्रिक्स के अंतर में, एक मैट्रिक्स के अंतर्गत, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स के अंतर्गत भी हम कई ऑपरेशंस करते हैं, वो भी हम सीखेंगे इसमें। तो ये होता है हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हम जाएंगे डिटर्मिनेंट्स में। डिटर्मिनेंट्स एक नंबर होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स का एक नंबर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड लेवल एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद हम सीखेंगे कि विभिन्न प्रकार के मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक। ये दोनों के क्या बोलते हैं, उपयोग करके, ये दोनों को उपयोग करके, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस को और डिटर्मिनेंट्स को उपयोग करके हम मैट्रिसेस को क्या करते हैं, विभिन्न भागों में बांटते हैं, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स करके हम समझेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, ठीक है। तो उस कितने प्रकार के मैट्रिसेस हैं वो सब हम समझेंगे इस टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्लास में। उसके बाद मैंने कहा था कि एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक एप्लीकेशन है अपना मैट्रिसेस का, जो कि है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है तो उसको हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास का एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक, कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लासेस में क्या क्या हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा वर्कशॉप सेशन होगा।
इस वर्कशॉप सेशन में या वर्किंग सेशंस में हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना, उससे हम विभिन्न प्रश्नों का हल करेंगे। तो आपके बोर्ड लेवल के लिए, ठीक है, बोर्ड लेवल के लिए हम पहले के 2-3 वर्कशॉप सेशन जो है वो बोर्ड लेवल के लिए रखेंगे। उसके बाद के जो वर्कशॉप सेशन रहेंगे वो और उच्चतर परीक्षाओं के लिए होगा, ठीक है, जिससे कि आपका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा, आप अच्छा सोच पाएंगे और उच्च परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इससे आज का ये क्लास समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आगे के लिए मेरे से संपर्क बनाए रखें। धन्यवाद।